हमारा भारत देश युवाओं का देश है और यहाँ पर युवाओं की भागीदारी हर एक सेक्टर में देखने को मिली है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जॉब में हो या बिजनेस में हो। तो हम आज अपने इस सेगमेंट में वैसे ही कुछ युवाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने जिस फील्ड से वो आते हैं उस फील्ड को छोड़ करके वो राजनीति में क्यों गए, या फिर वो अगर व्यवसाय में जा रहे हैं तो किस कारण से जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ ऋतुराज कुमार हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत की और वकालत को छोड़ करके और राजनीति के जरिए अपनी समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हमारा देश युवाओं का देश है, आप युवा हैं और यहाँ का जो युवा है वो हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व, लेकिन राजनीति का जैसे ही नाम आता है लोगों को जो युवा है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, वो बोलते हैं राजनीति गंदी है। लेकिन आप एक लॉयर भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर पटना हाई कोर्ट में भी रहे हैं, तो क्या कौन सी ऐसी बात राजनीति में अच्छी लगी कि आप राजनीति में आकर के लोगों की सेवा करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, राजनीति में कुछ अच्छा या बुरा क्या है वो मैं उसके ऊपर नहीं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा वो। हाँ, ये एक बात जरूर है कि एज अ लॉयर मैं रहते हुए भी बहुत समाज सेवा कर सकता था और मैंने किया भी है। बहुत सारे केसेस इस तरह के मैंने किए भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ भी किया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी किया है। मगर सवाल ये है कि आज जो हमारे कंट्री में या स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो आप देखेंगे तो परसेंटेज अब मोर देन अबव 50 यूथ का है। और यूथ आप देखेंगे, यूथ इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, यूथ मगर एक बेसिक लेवल पे इन्वॉल्व है, यूथ बहुत डीपली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और जबकि बिहार एक उर्वरक ग्राउंड रहा है यूथ को पॉलिटिक्स में आने का, और यहाँ के लोग पॉलिटिक्स के लेके बहुत अवेयर हैं, मगर जहाँ अब एज अ प्रोफेशन हम सोचेंगे पॉलिटिक्स को, तब लोग उसको तरफ नहीं देखते, क्योंकि कहते हैं बहुत गंदा है, इसमें हम नहीं जाना चाहते। मगर एक सिंपल मेरा सवाल है, अगर हम आज ये ठान लें कि राजनीति गंदी है, राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं, तो राजनीति में बदलाव आएगा कैसे? अगर हम कहते हैं कि कुछ बदलना चाहिए, अगर मेरे घर के आगे कूड़ा रखा हुआ है, सरकार उसके प्रति सजग नहीं है, नहीं उठा रही है, और मैं उसे सड़ने दूं, उससे बीमारी फैलने दूं, तो जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ मेरी भी है। तो उसी तरह अगर समाज में, राजनीति में कुछ बुरा हो रहा है तो ये हम युवाओं की जिम्मेवारी है कि हम राजनीति में आए, बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर हम खुद स्वयं से अगर इस बदलाव को नहीं लाना चाहेंगे तो कोई हमारे लिए नहीं लाएगा। एक बहुत सिंपल सेइंग मैं कहता हूं कि लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो, नहीं, समाज में भगत सिंह पैदा हो, समाज में भगत सिंह आए, मगर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मेरे घर में भगत सिंह आ जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, फिर उसका शादी कैसे होगा, और मतलब अलग अलग चीजें उसमें आ जाती हैं। मैं आपको एक सिंपल इंसिडेंट बताना चाहता हूं जो मुझे मेरे माइंड के साथ, मतलब या थोड़ा मेरे माइंडसेट को चेंज करने, क्योंकि मैं भी, मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, आज मैं ये तीसरी पीढ़ी है कि जो मैं राजनीति से जुड़ने जा रहा हूं। तो मेरे लिए भी, मैं भी इसको बहुत दूर से, मुझे बहुत दूर रखा गया था, मैं भी दूर रहता था, मुझे नहीं पसंद था। मगर एक घटना हुई मेरे साथ, एक इंसिडेंट है जो मुझे हमेशा कचोटते रहा, और मुझे अंत में मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं भी नहीं आऊं तो मैं भी उसी एक भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं यहाँ से 2001 में मैं दिल्ली गया था क्लास 8 में पढ़ाई करने, समझ लिया आज से लगभग 18-19 साल पहले। तब तो और भी बुरी स्थिति थी बिहार की, उसमें जंगल राज कहा जाता था, बहुत खराब स्थिति था। अब दिल्ली में गया था तो मैं वहाँ स्कूल में था, संस्कृति स्कूल, बहुत वेल नोन स्कूल है, IAS IPS के पदाधिकारी हैं, अफसरों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो एक बड़ा क्रीम नीश क्राउड आप कह सकते हैं वहाँ पे था। और मैं जब स्कूल में गया था तो मेरे सबसे पहला सवाल, जो बच्चे अक्सर, आप भी किसी नए स्कूल में जाते हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल था, व्हाट डज योर फादर डू? आई सेड ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देन दे आस्क्ड मी, oh, he's a member of some club, but what does he actually do? He's a member of parliament, he's a politician. And the moment I said he's a politician, जैसे ही मैंने कहा कि वो नेता हैं, तो एक सबके चेहरे पे एक घृणा का भाव आ गया। तो मेरे मन में एक सवाल उसी समय आया, मैंने उनसे पूछा भी कि ठीक है भाई, राजनेता गंदे हैं, राजनीति गंदी है, but what would, if you have given that chance to go in a politics and change things, then would you have taken that? And that question also applies to me and all the other youth in this state. तो मुझे लगता है कि सबके ऊपर, अगर हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, मेरे जैसा पढ़ा लिखा जो राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ये सोचने लगे कि राजनीति गंदी है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, तो फिर बदलाव लाएगा कौन? आप कहते हैं युवाओं का देश है, युवाओं के लिए हर पार्टी कहती है हम युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, मगर युवाओं को आप किस प्रकार, युवा का क्या यही एक
रह गया है किसी भी राजनीतिक पार्टी में कि वो झंडा लगाए, बैनर लगाए, कुर्सियां लगाए, नारा लगाए। क्या युवाओं को सही में अधिकार है कि नहीं राजनीति में आने का? आप किसी भी आंदोलन को आप देखें, स्वतंत्रता आंदोलन हो, जेपी आंदोलन हो, आप यहां तक कि निर्भया कांड के बाद भी आप देख लें तो सबका ड्राइविंग फोर्स यूथ रहा है। किसी भी मूवमेंट का वर्ल्ड ओवर, किसी भी जो ड्राइविंग फोर्स किसी भी मूवमेंट का रहा है वो यूथ रहा है, बैकबोन रहा है यूथ हर मूवमेंट का। और यूथ बदलाव लाने के लिए उतरता है। उसी राजनीति जेपी आंदोलन से आज जितने भी बड़े समाजवादी नेता कह लीजिए या हमारे प्रदेश में एक जनरल मतलब जितने बड़े नेता हैं उस यूथ मूवमेंट से आए हैं, मगर जब वो राजनीति में आते हैं तो वो यूथ को ही भुला जाते हैं। तो इसको बदलाव कौन लाएगा? हमें लाना होगा। हम इसमें नहीं जाएंगे तो कोई हमारे लिए दूसरा नहीं आएगा बदलाव लाने के लिए। मेरे घर के अगर कचरा है तो वो कचरा मुझे ही साफ करना पड़ेगा, अगर कोई दूसरा उस कचड़े की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं राजनीति में मैंने आने का सोचा। समाज सेवा के कई तरीके हैं, मगर आप भी जानते हैं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है इस कंट्री में, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस कंट्री इन दिस डेमोक्रेसी इज द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर में आप बदलाव चाहते हैं, आप लॉ में, नेता का काम सिर्फ ये नहीं है कि नली बनवाना, गली बनवाना, लॉ भी बनाना नेता का ही काम है। और अगर पढ़े लिखे लोग लॉ नहीं बनाएंगे, शिक्षित युवा नहीं आएंगे, लॉ नहीं बनाएंगे, तो किस प्रकार का लॉ बनेगा? लॉलेसनेस होगा इस स्टेट में, कंट्री में। तो इन वजह से युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। एक सवाल है मेरा, देश में राजनीति को लेकर परिवारवाद का बड़ा चलता है कि वो चाहे बिहार की बात हो या केंद्र की हम बात करें तो केंद्र में कांग्रेस को लोग बोलते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, बिहार में आरजेडी परिवार में परिवारवाद है, बीजेपी के बाकी जो लोग कहते हैं बीजेपी में परिवारवाद है। तो आपके पिताजी भी राजनीति में लंबे टाइम से रहे हैं, उनका भी राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है, तो इसको भी कहीं जोड़ के देखा सकता है? देखिए, परिवारवाद अगर डेमोक्रेसी में आप बात करते हैं तो ये बिल्कुल आप कह लीजिए ऑक्सीमोरॉन, इंग्लिश में एक वर्ड है ऑक्सीमोरॉन की, मतलब ड्यूलिस्ट का मतलब ही नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में परिवारवाद का कहीं एग्जिस्टेंस अगर है तो वो जनता के वजह से है। अगर मैं जनता के बीच में मैं जाता हूं, डेमोक्रेसी में कोई ऊपर से लाके किसी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। कई राजनीतिक परिवार से लोग आए और चले भी गए, जनता ने उनको नकार दिया, तो जनता के ऊपर है ये। जनता तय करे और जनता तय करती है। जनता को अगर लगता है मुझ में कोई अच्छी बात है तो मैं राजनीति में आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। और दूसरी बात है, राजनीति में आप कहते हैं परिवारवाद का, तो मुझे लगता है अगर ये सिर्फ राजनीति में ही हम ये सवाल उठाएं तो ये गलत है। किसी भी डॉक्टर, किसी भी प्रोफेशनल आप कोर्सेज में देखिए, किसी प्रोफेशनल्स को आप देखिए, उनके बच्चे अगर अपने माता पिता का अगर एक्सपीरियंस यूज करके आगे उसी चीज को अच्छा करते हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर मैं गलत करूंगा, कहीं कुछ गलत है मुझ में, तो जनता मुझे भी नकार देगी। तो ये तो डेमोक्रेसी में इस चीज को उठाना मेरे हिसाब से बेमाना है। मेरे फादर का अगर कोई एक्सपीरियंस है, उसे मैं यूज अच्छी तरीके से कर रहा हूं, जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर परिवारवाद कहां है? जनता मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगी तो बिल्कुल जनता के ऊपर है, जनता डिसाइड करे। बहुत लोग आए, आज कोई भी नेता अगर यह नेता पुत्र आ रहा है राजनीति में, चुनाव जीत रहा है, तो वो जनता के वजह से जीत रहा है, ना कि अपने पिता या अपने दादा उनके खानदान के वजह से जीत रहा है। क्योंकि जनता आज के डेट में यह बूथ कैप्चरिंग का जमाना नहीं है। आज सब युवा हैं, जागरूक हैं और लोग जाके वोट करते हैं खुद से, किसी के इन्फ्लुएंस में आके वोट नहीं करते हैं। यहां पे आपने भी देखा कि लोग कह रहे थे 2014 इलेक्शन, ये अभी 2019 इलेक्शन में कि मोदी वेव नहीं है यहाँ रिजर्वेशन को लेके और भी चीजों को लेके लोगों को था कि नहीं, मगर एक अंडर करंट था यूथ को नेशनलिज्म के ऊपर। आज कंट्री फोकस था तो बिहार में आज उसके ऊपर फोकस हुआ, तो इसमें भी अब इसमें भी बहुत नेता पुत्र जीत गए, तो आप क्या उसको कहेंगे कि वंशवाद है? अब ये तो जनता को डिसाइड करना है। जनता जिसे नकार दे तो वो नकार सकती है, जनता के ऊपर है। अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आने वाले जो एमएलसी चुनाव है, लोगों का क्या रिएक्शन मिल रहा है? लोग क्या चाह रहे हैं आपसे, क्या बातें बता रहे हैं, समस्याएं क्या बता रहे हैं? देखिए, समस्याएं तो इस राज्य में, मैं सिर्फ एमएलसी इलेक्शन से नहीं, मैं 2 साल से सक्रिय राजनीति में हूं, तो मैं बिहार में बहुत जगह घूमा हूं। बिहार में समस्याओं का अंत ही नहीं है। जब मैं बच्चा था, हम जंगल राज के बारे में सुनते थे। आज जो मगर स्थिति है, जंगल राज से भी भयावह है। आज आप शिक्षा देख लें, स्वास्थ्य देख लें, आप क्राइम देख लें, आप पलायन देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हर तरीके से सरकार विफल है। आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, उनका गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का नालंदा। आप भी, ने भी देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा है, वहां पे आज भी सड़कें गांव में नहीं है, बिजली नहीं है, और एक समाज विशेष को टारगेट करके रोड, बिजली नहीं मुहैया कराई गई है। तो कहां है सुशासन? सुशासन तब होगा कि जब सबके लिए सामान्य सब कुछ रहेगा। आप
अभी राजगीर में सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं है ना, सिर्फ नालंदा का विकास है और नालंदा में एक स्पेसिफिक ग्रुप का विकास कर रहे हैं। आप नालंदा ही चले, आप नालंदा कहते हैं बहुत डेवलप्ड है, नालंदा में कोई क्राइम नहीं है। नालंदा में भी एक बड़ी घटना हुई, राजगीर में एक बहुत बड़ी रेप की घटना हुई। तो वहां हम पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये पहली घटना नहीं है, पिछले महीने में ऐसी 5 घटनाएं हुई हैं और इसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्राइम रेट हम दिखा नहीं सकते हैं। तो प्रेशर है, प्रेशर है, ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर है। आप क्राइम भी अब नहीं रिपोर्ट हो रहा है, कम से कम लालू राज में क्राइम तो रिपोर्ट हो रहा था, आज तो आप क्राइम रिपोर्ट नहीं होने देना चाहते हैं। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कहां है स्मार्ट सिटी? आप भी खुद घूम के देख रहे थे, इतना इतना पानी, लड़के नौजवान इसमें घुस के कितनी सारे आप कह लीजिए स्वयं खुद से स्वयं लोग निकल के, स्वयंसेवक संगठन जितने थे, जितने एनजीओ थे, इन लोगों ने मदद किया, सरकार तो थी ही नहीं। आप शिक्षा में देख लें, शिक्षा का क्या हाल है। शिक्षा के वजह से इस राज्य का 3 पीढ़ी बाहर चला गया, मुझे खुद उच्च शिक्षा के लिए यहां से बाहर जाना पड़ा। तो है कहां सुशासन? 15 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है, पलायन हो रहा है। सरकार चाहती नहीं है कि लोग शिक्षित हों, शिक्षित होंगे तो रोजगार मांगेंगे, सरकार के पास रोजगार नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि लैंडलॉक स्टेट, यहां इसलिए इंडस्ट्री हम सेटअप नहीं कर सकते हैं। श्री बाबू थे फर्स्ट सीएम, उस समय तो कंट्री की स्थिति और खराब थी, फिर भी यहां पे कितने चीनी मिल खुले थे, कितने इंडस्ट्री थे, आप उसी को रिवाइव कर दीजिए। आप यहां से बगल में झारखंड चले जाइए, आप झारखंड में जाते ही आपको पता चल जाता है रोडें चौड़ी हो जाती हैं, ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी कालखंड में जब झारखंड बना था, उसी कालखंड में नीतीश जी भी सरकार में सत्ता में आए थे, तो उतने समय जब झारखंड का परिवर्तन हो सकता है तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता है? तो कहां है सुशासन? हेल्थ सेक्टर में आज आप पीएमसीएच जाइए, पीएमसीएच में जो पहले व्यवस्था थी उससे भी बुरी व्यवस्था है। साइंस कॉलेज, एएन कॉलेज, ये सब कॉलेजेस बड़े, मगध महिला यूनिवर्सिटी, वुमेन्स कॉलेज, मतलब ये अच्छे कॉलेजेस में इनका पटना यूनिवर्सिटी का नाम था। ईस्ट में एक बड़ा हब था बीएचयू के बाद, आज यहां बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? आप दूसरे स्टेट्स में जहां भी चले जाइए, जहां एजुकेशन का हब है, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, आप वहां जाएंगे, चेन्नई हो गया, आप सिर्फ बिहार के बच्चों को पाएंगे। तो आप तो यहां से इकोनॉमी भी ले जाके वहां दे रहे हैं। आप एजुकेशन को यहां डेवलप कीजिए ना, यहां इकोनॉमी आपका उसी से बहुत डेवलप हो जाएगा। आपके पास टूरिज्म है, टूरिज्म के ऊपर क्या काम हुआ है? सूफी महोत्सव होता है, सूफी महोत्सव में क्या होता है आप भी जान रहे हैं, फुहड़ गाने। आप टूरिज्म को इस प्रकार से डेवलप करेंगे। बोधिया आपके पास इतना बड़ा, राजगीर इतना बुद्धिस्ट सर्किट आप डेवलप कर देंगे, आपकी इकोनॉमी कहां से कहां चलेगी। कितने छोटे छोटे, बिहार से भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं यूरोप में, ग्रीस, वो टोटली डिपेंडेंट है आपका टूरिज्म पे। आप टूरिज्म पे, आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, आप उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं। तो कहां है सुशासन? है ही नहीं सुशासन। तो आप राजनीति में आ रहे हैं, तो आपके साथ जो युवा जुड़ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, वो कैसे आपसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं युवाओं के साथ एज अ नेता नहीं, मैं पहले से ही जब से आया हूं, मैं एज अ कार्यकर्ता ही पहले मैं घूम के मैं जानना चाहता था कि क्या समस्या है, क्या हो रहा है। आज क्या होता है कि हम किसी से कनेक्ट करें, मैं नेता बन जाऊं, उसके बाद फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करूं, तो फिर मुझ में और बाकी नेताओं में कोई डिफरेंस क्या रह जाएगा? तो इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ हमें लेके चलना होगा। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के एक रीढ़ हैं, बैकबोन है। कार्यकर्ता है तभी नेता है। तो युवाओं कि में जोश है, युवा चाहते हैं बदलाव। युवाओं को एक, आप कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है राजनीति में अभी, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी विपक्ष चुप है। यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो चुका है यहाँ पे पॉलिटिकली। पक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है, साथ में विपक्ष भी कुछ नहीं कर रहा है। तो युवा एक चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां से आवाज उठाएं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आवाज उठाने के लिए। इसलिए युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युवा भी चाहते हैं कि सही मुद्दों पे सवाल उठे। शिक्षा के ऊपर युवाओं का 2 सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा और बेरोजगारी। आप जैसे, मैं ये स्नातक क्षेत्र में नवादा नालंदा घूम रहा हूं, यहां पे सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की कि पीजी का एक भी कोर्स है ही नहीं दोनों जिला में। अच्छा। आप मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, नवादा इतना बड़ा जिला है, वहां पे केंद्रीय विद्यालय तक नहीं है नवादा में अभी तक। सरप्राइजलिंग, सोचिए कितना बगल में। और वहां से अगर कोई बच्चा यहां आता है, ग्रामीण परिवेश से यहां आता है, तो उसके लिए कितनी मुश्किल होती है। पटना आज पूना या दिल्ली से कम नहीं है, यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड इतना महंगा हो चुका है ये शहर भी। तो इन चीजों के ऊपर युवा आज सबसे ज्यादा परेशान है, शिक्षा और बेरोजगारी। स्वास्थ्य के ऊपर युवाओं का उतना ध्यान नहीं गया है, बाकी लोग झेल रहे हैं उसको ही, मगर युवाओं का 2 प्रमुख मुद्दा है, शिक्षा और बेरोजगारी।
हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, युवा हमसे जुड़ रहे हैं और हम युवाओं को आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि युवा ही एक बदलाव ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव आए तो युवाओं को हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है राजनीति में, युवाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए राजनीति में। क्योंकि बिना आरक्षण के पार्टियां कहती हैं हम युवाओं को दे रहे हैं, मगर कितने युवाओं को आप दे रहे हैं? आप अभी बाई इलेक्शन हो रहा है, आप किसी भी पार्टी का आप डेटा उठा के देख लीजिए, कितने युवा का आज राजनीति में हो गया है 50+ है तो आप युवा है, मगर एक्चुअली युवाओं जो 30+ है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो सोच रहा है, जिसमें राजनीतिक सोच है, उनको भी राजनीति में आप नहीं जोड़ेंगे तो बदलाव लाना इस प्रदेश में संभव नहीं है। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग आपको, आप जैसा कि बता रहे हैं कि युवा जुड़ रहे हैं आपसे, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, तो ये आपके आने वाले टाइम पे आपको क्या भरोसा लगता है कि ये लोग ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे और इनकी यूनिटी आपके साथ बनी रहेगी? देखिए, गुस्सा तो लोगों में सरकार के खिलाफ भी है। हम जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं, स्नातक क्षेत्र में, जो अभी रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे, वो मंत्री भी रहे हैं, कई सालों से वहाँ पे हैं, विधायक भी हैं, और उन्होंने काम नहीं किया है, तब जनता उनसे दुखी और हमारे साथ आ रही है। और मेरे साथ भी जनता तभी रहेगी जब मैं उनके सवालों को, उनके मुद्दों को लगातार उठाते रहूंगा। अगर मैं भी स्थिर होकर बैठ जाता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि जो युवाओं का एक बड़ा तबका मेरे साथ जुड़ा है वो मेरे साथ रहेगा। जब तक राजनीति में आप सवालों को उठाते रहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्याओं का समाधान किसी एक नेता के बस में कि वो नेता समाधान कर ही दे, मगर अगर वो नेता जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है कई सालों से आपके मुद्दों को, सवालों को उठाए ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता उनके साथ रहेगी। और जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ इसलिए रहेगी कि हम सत्ता में रहें या ना रहें, हम इन सवालों को उठाते रहेंगे। चाहे हम जीते हारे, चुनाव का क्या परिणाम हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ सवाल उठाते रहेंगे और मैं सवाल उठाते रहूंगा तो जनता मेरे साथ रहेगी। मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा तो जनता भी मेरा साथ छोड़ देगी। तो ये ऋतुराज कुमार थे, एक युवा हैं। इनका जो पहले ये वकालत की पढ़ाई की है, फिर वकालत में इन्होंने अपना समय दिया, उसके बाद ये राजनीति से जुड़े हैं। बिहार में और ऐसे ही युवाओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे, और युवाओं के लिए वो युवा जो इस राजनीति में आ रहे हैं या फिर समाज सेवा में आ रहे हैं या जिस प्रोफेशन से वो जुड़ रहे हैं, उससे जुड़ करके वो समाज को क्या कुछ दे सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए ज़रूरी हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।